आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। इजरायली आर्मी चीफ ने मंजूर किया नॉर्थ फ्रंट के लिए जंग का प्लान। किसी भी वक्त लेबनान से जंग का हो सकता है ऐलान। लेबनान पर पेजर हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी तेज किए हमले। 2 इजरायली फौजियों की मौत। हसन नसरल्लाह साहब ने कहा इजराइल ने पार कर दी रेड लाइन, खौफनाक होगा इंतकाम। यूएन असेंबली में फिलिस्तीन के हक में हुआ फैसला। इजराइल को फिलिस्तीनी जमीनें छोड़ने के मुद्दे पर लगी मोहर। हमास ने भी किया वेलकम। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 19 सितंबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। सबसे पहले बात रूस की, जिसमें भारत का भी एंगल है। यूक्रेन के साथ साथ भारत की तरफ से इजराइल को हथियार भेजने की खबरों के बीच एक नई इंफॉर्मेशन सामने आई है कि भारत में बने हथियार यूक्रेन भी पहुंचे हैं, जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसे लेकर रूस ने भारत सरकार से 2 बार शिकायत की है। याद ये जरूर रखिएगा कि भारत ने ये हथियार यूक्रेन को नहीं भेजे थे या बेचे थे सीधे। इजराइल वाले मामला जो था वो सीधा था, भारत से सीधे गए थे। खबर यह है कि जंग में यूक्रेन रूस के खिलाफ भारत का गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा है बड़े पैमाने पर। और इस बारे में न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने खबर छापी है। इसके मुताबिक भारत ने यह हथियार यूरोपीय ममालिक को बेचे थे, लेकिन अब यूक्रेन इनका इस्तेमाल कर रहा है, यानी यूरोप से ये हथियार यूक्रेन को दे दिए गए। रॉयटर्स और बिजनेस स्टैंडर्ड अखबारों में 19 सितंबर को छपी इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस की मुखालफत के बाद भी भारत ने इसे रोकने की कोई भी ख्वाहिश नहीं दिखाई, कोशिश नहीं की। जबकि रूस ने कम से कम 2 बार भारत से इस सिलसिले में शिकायत की थी कि भाई इसे रोको, आपका गोला बारूद हम पर बरस रहा है और दोस्त हैं आप हमारे। भारत का गोला बारूद इटली और चेक रिपब्लिक के जरिए यूक्रेन पहुंच रहा है। ये दोनों देश बड़ी तादाद में भारत से गोले खरीदते हैं। पिछले 1 साल में इन्हीं दोनों ममालिक ने भारत का गोला बारूद यूक्रेन को भेजा है, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के बीच एक मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और इस दौरान रूस ने इस मसले को उठाया। भारत सरकार के 2 सोर्सेज और डिफेंस मिनिस्ट्री के 2 सोर्सेज ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेन जिस गोला बारूद का इस्तेमाल बड़ी तादाद में कर रहा है, भारत ने उसका बहुत कम तादाद में प्रोडक्शन किया है। यानी जो कुछ भी यूक्रेन दाग रहा है उसमें भारत का बहुत हिस्सा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, और वो भी हमने उसे डायरेक्ट नहीं दिया। अब यूरोप वालों से पूछो। चलिए आ जाते हैं मिडिल ईस्ट में। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी के बाद सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हुए। दहशत फैल गई पूरे लेबनान में। पिछले 2 दिन में धमाकों के 3 पैटर्न सामने आए। इनमें कुल अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2300 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, कुछ शदीद तौर पर जख्मी हैं। इन धमाकों के बाद लोग मोबाइल फ़ोन, वॉकी टॉकी ये सब छूने से डर रहे हैं, खौफजदा हैं, कहीं फट ना जाए। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को हिदायत दी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो अपने फ़ोन्स में से बैटरी निकालकर फेंक दें। हिजबुल्लाह ने इन तमाम अटैक्स के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने कल जुमे के दिन इस मामले में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लेबनान में 3 दिन में 3 धमाके हुए और उनके तरीके हैं। पहला मंगल को हुआ, 3000 पेजर में ब्लास्ट हुआ, 12 मौतें हुई। दूसरा बुध के रोज़ हुआ, वॉकी टॉकी में धमाके हुए, 25 मौतें हुई। और थर्सडे को सोलर सिस्टम में धमाके हुए, 6 लोग जख्मी। ये पैटर्न है। चलिए अब लाइव आ जाते हैं इधर। रॉयटर्स ने एक हेडलाइन दी है कि लेबनान बैन्स पेजर वॉकी टॉकीज फ्रॉम फ्लाइट्स। फ्लाइट में वॉकी टॉकी और पेजर्स लेकर सफ़र करने पर लेबनान ने बैन लगा दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि ये आतंकवादी घटना प्लेन्स में भी हो सकती है। जी, आतंकवादी। रूस ने इसे आतंकवादी बताया, लेबनान ने इसे एक टेररिस्ट एक्ट बताया। दुनिया के लोग ये जानते हैं, जब भी किसी आम चीज़ पर हमला हो या आम लोगों पर हमला हो, जहाँ जंग नहीं हो रही, वहाँ उसे क्या कहेंगे? ब्लास्ट को क्या कहेंगे? टेररिस्ट एक्ट। तो उन्होंने लेबनान ने ये बैन कर दिए पेजर्स और वॉकी टॉकी हवाई जहाज़ों में ले जाने को, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों के एक ही जगह पर मारे जाने की। एक ज़रा सा छेद हो गया जहाज़ में, क्या होगा बाबा, आप सभी को पता है। इसके बाद आ जाइए, हिजबुल्लाह ने जो है बड़े अटैक शुरू कर दिए हैं, और ये अल-मायदीन की हेडलाइन है आज की। हिजबुल्लाह बाउंसेस बैक, तब से बदला पूरी तरीके से लिया है।
ठीक है, जोरदार जवाब दिया है। किल्स 2 इजरायली सोल्जर्स इन नॉन स्टॉप ऑपरेशंस। नॉन स्टॉप ऑपरेशंस अंजाम दिए, जबरदस्त तरीके से गोले और रॉकेट्स और फायरिंग भी हुई है। इवन ये सब हुआ है, फायरिंग अमूमन नहीं होती। तो इसमें जो है 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं जो लेबनान से लगती सरहद के करीब है। यानी अभी तक आप क्या सुन रहे थे, हिजबुल्लाह कर रहा है तो एक सेटलमेंट जल गया, जंगल जल गया, ये व्हीकल उड़ गया, वो व्हीकल उड़ गया। फौजी मरे हैं आईडीएफ के। मामला समझ रहे हैं, ये यहां से यहां चला गया है। अब हम आपको बहुत जल्दी जल्दी खबरें दिखा रहे हैं और ये बताया है कि इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेशन में जो है 2 लोग मरे हैं अब तक और 16 आईडीएफ के जवान जख्मी हुए हैं या इजरायली जख्मी हुए हैं। और लिखा भी है इन अ नॉन फाइनल टॉल, और ये तादाद अभी थमी नहीं है जख्मियों की और मरों की, और ज़्यादा हो सकती है सर। क्या डिटेल्स होंगी बाद में बताएंगे जब फाइनल डिटेल आएंगी। देखिए ये है कि शुरुआती खबर, उसके बाद आती हैं डिटेल्स। डिटेल के लिए एक अलग शो बनाना पड़ता है। खैर, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्स ने, उसके चीफ ने, हर्जी हलेवी ने बैटल प्लान अप्रूव कर लिया है नॉर्दर्न फ्रंट के लिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक जंग का खाका तैयार हुआ, प्रपोजल पेश किया गया, हम ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसी मोर्चाबंदी करके शुरू करेंगे जी। उसी शुरू करने वाले प्लान को अप्रूवल मिला है। नॉर्थ में असली जंग होने जा रही है एंड द विंटर इज कमिंग नॉर्थ। तो यहाँ पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच या इजराइल के बीच जंग होने जा रही है और ये जंग से पहले के सारे नमूने पेश किए इजराइल ने, एक डराने की कोशिश की। आईडीएफ का चीफ जब बैटल प्लान को अप्रूव करता है नॉर्थर्न फ्रंट के लिए, और तस्वीर में हर्जी हलेवी और बाकी लोग दिख रहे हैं, और बहुत जानकारी इजरायली अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसके बारे में दी भी नहीं, क्योंकि जंग के बारे में कौन जानकारी देता है कि हम इतने बज के इतने मिनट पे गोला मारेंगे, फिर धुआं बंद होगा, फिर गोला मारेंगे इतने मिनट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है मिलिट्री व्हीकल्स का, ट्रूप्स का नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ, और ये बता रहा है जिससे दुनिया बचना चाह रही थी, एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है इजराइल और लेबनान। और ये हसन नसरल्लाह का बहुत इंतज़ार था बयान का। पिछले 2 दिन के लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद हसन नसरल्लाह, जिस वक्त मैं ये पढ़ रहा हूँ वीडियो और आपके पास एडिट होके आएगा, उस वक्त तक हसन नसरल्लाह बोल रहे हैं और उन्होंने जो बोला है वो मैं आप उसकी उतने तक की हेडलाइन दिखा देता हूँ, बाकी इनकी डिटेल्स और बाद में अलग से बनानी पड़ेंगी। नसरल्लाह ने कहा कि जो पेजर ब्लास्ट हुए हैं उन्होंने तमाम रेड लाइंस का वायलेशन कर दिया है। तमाम जो मतलब कहते ना ऐसी रेखाएं जो खींच दी जाती हैं जिनके पार नहीं निकलना है, तमाम लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी हैं इजराइल ने। वॉज अटेम्प्ट टू कैरी आउट मैसेकर, और ये तमाम हमले, कहा है हसन नसरल्लाह ने, इजराइल ने एक कत्लो गारत, एक कत्लेआम मचाने के लिए किए थे। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है। अल जजीरा में भी ये खबर छपी और ये कहा गया हसन नसरल्लाह की तरफ से कि ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ये जंग की मुनादी है, ये जंग का नगाड़ा है, जंग का ऐलान है, और क्रिमिनल इंटेंशन के तहत इजराइल ने ये हमले किए। अब हुआ क्या, यमन के हाउथीज की भी बात कर लें। यमन के हाउथीज के जो लीडर हैं मलिक अल हौथी, अब्दुल मलिक बद्र अल दीन अल हौथी, पूरा नाम इनका ये है, जो मेन लीडर है। इनकी हर जुमेरात को एक स्पीच होती है। हमारी रात उनकी दोपहर, हमारी शाम लग जाती है, रात वाली शाम। तो इनकी स्पीच होती है हर जुमेरात को, और जुमे को मिलेनियम मार्च निकलता है। जिस वक्त इनकी स्पीच का वक्त था उसी वक्त हसन नसरल्लाह की स्पीच चल रही थी। इन्होंने हसन नसरल्लाह की स्पीच के लिए अपनी स्पीच को कहा कि मुलतवी करते हैं, सैटरडे को देंगे। आज हसन नसरल्लाह की स्पीच सुनिए, दुश्मन भी सुने, दोस्त भी सुने, आप भी सुने अपने तमाम हौथीज से कहा, लड़ाकों से, और समझें कि हसन नसरल्लाह क्या कह रहे हैं, उस पर फोकस रखें। ये यमनी न्यूज़ एजेंसी है सबा, दुनिया जानती है, सबसे बड़ी एजेंसी वहाँ की। ये यमन के हाउथीज की खबर लिखती है, इन्होंने लिखी है कि हसन नसरल्लाह की स्पीच को सुनने का लास्ट पैराग्राफ में है कि वजह से उन्होंने अपनी रेवोल्यूशन स्पीच जो है वो पोस्टपोन कर दी है सैटरडे दोपहर तक के लिए। खैर, अब मैंने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया था कि एक नया प्रपोज़ल, और पूरे तमाम इजरायली अखबारों में छपा है कि वो एक नया प्रपोज़ल अमेरिका को भेजा गया है
इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, कि एक फेज में, सिर्फ सिंगल फेज में हम सीज फायर को तैयार हैं। होस्टेज डील होगी सिंगल फेज में। हमारे तमाम बंधक जिंदा हो या मुर्दा हो, हमें एक बार में दे दिए जाएं, हम फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ देंगे, गज़ा में जंग रुक जाएगी। लेकिन याहिया सिनवार समेत तमाम हमास के मेंबर और अल-कस्साम ब्रिगेड के लोगों को गज़ा छोड़ना होगा और डीमिलिटराइजेशन होगा गज़ा का। वहाँ पर एक और निज़ाम आएगा, हमास के हाथ नहीं रहेगा। हमास को तो खैर जाना होगा, ये हमने पीछे आपको पूरी खबर बना के दिखाई है, देखिएगा जाके वीडियो। तो उस पर अब हमास की तरफ से अब काउंटर आया है सर। इन्होंने ये कहा है, टॉप पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस सोर्स के हवाले से अभी तक अल-मायदीन ने खबर लिखी है। कंफर्मेशन किसी बंदे का नाम का नहीं दिया है कि हमास की तरफ से किसने ये बयान दिया है, जबकि लेबनानी वेबसाइट है। इन्होंने कहा कि इजराइल जो है, इजराइल की डील ऑफर जो है वो रिडिकुलस है, बकवास है। हम इस पर याहिया सिनवार को गज़ा छोड़ना पड़े, हमास को गज़ा छोड़ना पड़े, किसी तीसरे मुल्क में पनाह लेना पड़े, और उसके लिए हम एक सेफ पैसेज देंगे, ये कहा गया इजराइल की तरफ से। याहिया सिनवार और बाकी हमास के लोगों को हम एक सेफ रास्ता देंगे, उससे जाएं, उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन गज़ा से जाना होगा। तो उन्होंने कहा यह बकवास है। अब इसकी और डिटेल आती है, किसी बड़े ओहदेदार का नाम के साथ बयान आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, वो पिछला एपिसोड देखिएगा। फ़लस्तीन अलग और आज़ाद फ़लस्तीन की राह थोड़ी सी आसान हो रही है। याद रखिएगा, जब भी फ़लस्तीन एक स्टेट बनेगा, कहाँ दर्ज होगा? यूएन में। वो भले अमेरिका के कब्ज़े में हो, लेकिन रास्ता वही है, तो क्या कीजिएगा सर। यूएन से ही चार्टर निकला था ना, वो इजराइल का नक्शा बना था 1967 वाला। अब वहीं पर यह बहस हो रही है यूनाइटेड नेशन असेंबली में, और फ़लस्तीन के हक़ में वोटिंग हुई है और एक तरफा हुई है। इसमें मुद्दा क्या था? वो ज़मीनें, वो इलाके जो हमने आपको कल बताया कि वेस्ट बैंक में वो ज़मीनें, वो इलाके जो फ़लस्तीनियों के थे और इजराइल ने उन पर 1967 वाली वॉर के बाद कब्जा कर लिया था, वो इलाके 12 महीने के अंदर इजराइल को छोड़ने होंगे। इस मुद्दे पर वोटिंग थी, इजराइल बनाया हुआ था, लेकिन उसकी चली नहीं। अब इसमें वोट जो है वो फ़लस्तीन के हक़ में आया, और इसे तुर्की की एजेंसी अनादोलू ने लिखा है, पैलेस्टीनियन हेल्स हिस्टोरिक यूएन जनरल असेंबली वोट। हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है। सर आप कहेंगे इससे क्या होगा? सर जिस दिन भी अलग फ़लस्तीन का मसला हुआ, मुद्दा बना, राह हमवार हुई, यूएन से निकलेगी, उस दिन ये भी तो अटैच किया जाएगा कि फ़लस्तीनी इलाकों को छोड़ो, यूनाइटेड नेशन असेंबली ऑलरेडी वोट कर चुकी है, अलग फ़लस्तीन में वो इलाके जुड़ेंगे। और ये वोट 12 महीने में आपको ज़मीनें छोड़नी होगी, वो छोड़े ना छोड़े वो अलग मसला है, लेकिन जिस दिन भी अलग फ़लस्तीन की राह हमवार हुई, ये दर्ज किया हुआ कि कितने वोट पड़े थे जाएगा। 193 आई थिंक मेंबर हैं, उसमें से 124 वोट फ़लस्तीन के हक़ में गए, सिर्फ 14 वोट जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ गए कि ज़मीनें खाली हों। 43 लोग एब्सेंट रहे, उसमें हमारा इंडिया भी था, वो किसी तरफ नहीं गए, दोनों से रखना चाहते हैं। फ़िलहाल ये हिस्टोरिक था। आप इसकी अहमियत को समझिए, मैंने जिस तरीके से समझाई है, और इस तरीके से भी समझिए कि खुद हमास ने, इरना की खबर देखिए, हमास ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस रेजोल्यूशन के पास होने का वेलकम किया है, मुबारकबाद दी है और खुशी जताई है। अगर फ़लस्तीनी मूवमेंट खुशी जता रहा है तो आप इसकी अहमियत को समझिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, गज़ा में तो बच्चों समेत नौजवान सब कत्ल हो रहे हैं, खाने की बड़ी कमी है, बड़ी तंगी है, राशन नहीं पहुंच रहा, दवाइयाँ नहीं पहुंच रही, वो सब खबरें हैं। लेकिन इस बीच कबातिया में जो है फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ आईडीएफ का मुकाबला हुआ और वहाँ पर 3 लोग मारे गए, और ये सब कुछ हो रहा है वेस्ट बैंक में भी जो है इस वक्त जेनिन ब्रिगेड जो है वो बहुत एक्टिव है, उसके ख़िलाफ़ आईडीएफ के ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन वेस्ट बैंक में भी इजराइल के हमले बहुत बुरी तरीके से जारी हैं। दुनिया कह रही है कि वेस्ट बैंक में अगर उस तरीके से कुछ हुआ जिससे गज़ा में हो रहा है, जिसके पूरे इम्कान नज़र आ रहे हैं, तो आग लग जाएगी। 10,700 फ़लस्तीनी, आखिरी खबर है, 10,700 फ़लस्तीनी अब तक डिटेन किए हैं इजरायली पुलिस और आर्मी ने वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। 10,700 फ़लस्तीनी कैद में हैं, सिर्फ अकेले वेस्ट बैंक से। आप समझ रहे हैं इसका मतलब। फ़िलहाल ये खबरें थीं जो आपके सामने जल्दी रख दी।
आजकल मिडिल ईस्ट बहुत हैपनिंग है, इसलिए ज़्यादातर मोस्टली खबरें वहीं की होती हैं और आप लोग भी वही देखना चाहते हैं। और हमारी कोशिश है दुनिया के और ममालिक की खबरें इकट्ठा करें, बस थोड़ा सा कभी अकेले पड़ जाते हैं, कभी वक्त की कमी होती है, कभी ताज़ा खबर देनी होती है आपको तो उसे समझना, और ये सब इसमें वक्त चला जाता है। माजरत, लेकिन जल्द टीम बनाएंगे, जैसे ऊपर वाले का करम हुआ और इजाज़त हुई तो आपको और भी खबरें मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद वर्ल्ड इंडिया को देखते रहिए।